Hello students, how are you all? So let us continue with the syllabus. So today let us continue with the new concept, that is the resolution of the vector. Resolution of a vector. जैसे हम लोगों ने निकाला था रिजल्टेंट ऑफ अ वेक्टर, वैसे ही हमारे पास किसी वेक्टर को रिजॉल्व करना, रेजोल्यूशन का मतलब होता है रिजॉल्व का मतलब होता है तोड़ना। जब रिजल्टेंट निकाला था उसको जोड़ करके हम लोगों ने, लेकिन दो से ज़्यादा वेक्टर को जब हम लोगों ने जोड़ा था, उनका जो कंबाइंड इफेक्ट था वो एक सिंगल वेक्टर के बराबर आ गया था। अब हमने क्या करना है, किसी एक सिंगल वेक्टर को दो से ज़्यादा वेक्टर में क्या करना है, तोड़ना है। तो उस प्रोसेस को हम लोगों ने क्या बोल दिया, दैट इज नोन एज अ रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर। सो रेजोल्यूशन क्या हुआ हमारे पास, रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर इज द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ अ वेक्टर into two or more vectors in different directions, which will produce the same effect together as is produced by the given vector alone। मतलब कि हमारे पास जो दो या दो से ज़्यादा वेक्टर में हम लोगों ने तोड़ा है, तो वो मिल करके उतना ही इफेक्ट प्रोड्यूस करेंगे जितना कि हमारे पास ये सिंगल वेक्टर जो है वो अकेला प्रोड्यूस कर रहा है। तो उस प्रोसेस को हम लोगों ने क्या बोल दिया, दैट इज नोन एज अ रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया कि दैट रेजोल्यूशन क्या हो गया हमारे पास, इट इज द प्रोसेस ऑफ splitting a single vector into two or more vectors in different directions, which together will produce the same effect as is produced by the given vector। गिवन वेक्टर कौन सा हो गया, जिसको हमने तोड़ा है, L। जो हमारे पास जिन वेक्टर में तोड़ा गया है, दैट वेक्टर्स आर नोन एज कंपोनेंट वेक्टर्स। ठीक है, तो जो हमारे पास द वेक्टर्स in which the single vector is splitted are called component vectors। Component vectors of the given vector। तो कई बार पूछा जाता है कि क्या जो कंपोनेंट वेक्टर आपके पास कंपोनेंट आएंगे गिवन वेक्टर के, क्या वो भी वेक्टर हैं? तो आपके पास आंसर क्या होना चाहिए, यस, द कंपोनेंट ऑफ द गिवन वेक्टर्स दीज आर आल्सो वेक्टर्स। क्योंकि वो भी क्या है आपके पास, दीज आर आल्सो द वेक्टर्स, वो भी क्या हुए, कंपोनेंट वेक्टर्स के नाम से हम लोगों ने उनको जाना। ठीक है, तो ये मिलकर के उतना ही इफेक्ट प्रोड्यूस करेंगे जितना कि आपके पास एक सिंगल वेक्टर जो है वो प्रोड्यूस कर रहा है। अब देखते हैं हम लोग कैसी प्रोसेस आ गई हमारे पास, इसको समझते हैं थोड़ा सा।
जैसे मान लो हमारे पास कोई वेक्टर आर है, वेक्टर आर is represented along OQ, ये हमने करा, ठीक है। एंड वेक्टर A and B are the component vectors। इसको तोड़ दिया हम लोगों ने कंपोनेंट वेक्टर्स OP and PQ इस रिस्पेक्टिवली। अब देखते हैं ये था वेक्टर आर, OQ, ये ले लिया P, this is vector A and this is vector this। अगर हम लोग बात करें अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल लॉ, अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल ऑफ वेक्टर, ये दोनों सेम ऑर्डर में और ये अपोजिट ऑर्डर में है, तो आपके पास क्या आ गया, OQ दैट इज इक्वल टू OP प्लस PQ, सो इट मींस वेक्टर R दैट इज इक्वल टू वेक्टर A प्लस वेक्टर B। तो इसका मतलब जब इसको कंपोनेंट में तोड़ा, इसमें A और B में, तो हमारे पास क्या गया, इन दोनों का कंबाइंड इफेक्ट किसके बराबर आ रहा है, R के बराबर ही तो आ रहा है। इट मींस दैट दिस वन रेजोल्यूशन ऑफ द वेक्टर्स दैट इज जस्ट अपोजिट टू व्हाट आर, दैट इज आर रिजल्टेंट ऑफ द वेक्टर्स। अब मान लो जैसे हमने क्या किया, ये वेक्टर हमने क्या कर दिया इस तरीके से, पैरेललोग्राम में कंप्लीट कर देता हूं ऐसे। दिस इज वेक्टर R, दिया मैंने, दिस इज P, दिस इज Q, दिस इज S, दिस इज O, दिस इज वेक्टर A, दिस इज वेक्टर B। इसको मैं M A ले लेता हूं, दिस इज N B ले लेता हूं। दिस इज इन द डायरेक्शन ऑफ A, दिस इज इन द डायरेक्शन ऑफ B, तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूं दैट वेक्टर R दैट इज इक्वल टू M A प्लस N B। तो इस तरीके से हमारे पास ये क्या हो गया, दिस इज व्हाट, दिस इज द रेजोल्यूशन ऑफ द वेक्टर। मींस जब एक वेक्टर को दो या दो से ज्यादा वेक्टर में तोड़े, ताकि हमारे पास जो वेक्टर टूट करके आए उनका इफेक्ट भी उतना ही हो, किसके बराबर, जितना कि एक सिंगल वेक्टर का है जिसको हम लोगों ने तोड़ा है, तो हमारे पास वो वेक्टर्स के आगे दीज आर नोन एज अ कंपोनेंट वेक्टर्स एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज अ रेजोल्यूशन ऑफ द वेक्टर्स। अब इसको लगाना कैसे हम लोग ने, हम लोग बात करते हैं काम की। हम लोग यहाँ पर निकालते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ द वेक्टर्स, ये सीखने की बात है हमारे पास, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, क्योंकि जब भी तोड़ना है हम लोगों ने वेक्टर्स को, तब हम लोग उसके निकालते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स इन अ प्लेन, प्लेन में निकालेंगे हम लोग यहाँ पर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर इन अ प्लेन। Components of a vector in a plane, प्लेन में निकालो बेटा, ये इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है, कंसेप्ट इज इम्पोर्टेंट, आइडियल हो चाहे ना हो, लेकिन जो कंसेप्ट है दैट इज इम्पोर्टेंट। रिजॉल्व करना सीखेंगे हम लोग, इसकी एप्लीकेशन सीखेंगे, किस तरीके से हम लोग तो पहले तो
देखते हैं कि रेक्टेंगुलर कंपोनेंट एक्चुअल में है क्या हमारे पास। द कंपोनेंट्स ऑफ द वेक्टर विच आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, जो कि एक दूसरे की क्या है, परपेंडिकुलर है, दैट आर नोन एज अ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। ठीक है, सो प्लेन में निकालने हम लोगों ने, प्लेन का मतलब हो गया जिसमें सिर्फ दो कोऑर्डिनेट्स हमारे पास आ गए। ठीक है, सो हम लोग क्या बोलते हैं कि दैट आर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स इन अ प्लेन। क्या आ गए आपके पास, द कंपोनेंट्स, ये क्या आ गया आपके पास, इसमें हम लोग क्या करेंगे, हम लोग द कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर perpendicular to each other are called rectangular components. Rectangular components. मान लो हमारे पास, हमने निकालना है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स of any vector A in a plane, xy plane. ठीक है, let a vector A is resolved into rectangular components along OX and OY respectively. कोई वेक्टर A माना है, हम लोगों ने इसको रिजॉल्व कर देना है, हम लोगों ने इसके अलॉन्ग OX और OY के अलॉन्ग हम लोगों ने रिजॉल्व करना है। देखते हैं इसको किस तरीके से रिजॉल्व करना है। ठीक है, अब मैं थ्योरी नहीं लिखूंगा कुछ भी, हम लोग सिर्फ समझेंगे यहाँ पर, समझ करके ये हम लोगों ने कोई वेक्टर A माना हुआ है, थ्योरी आप लोगों को नोट्स में मिल जाएगी सारी की सारी। ठीक है, इसको समझते हैं हम लोग इस तरीके से निकालेंगे। तो कंपोनेंट तो हो गए रेक्टेंगुलर हमारे पास। अब देखते हैं हम लोग, ये मैंने मान लिया एक्स वाई प्लेन, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये हमारे पास आ गया पॉइंट ओ। ये वेक्टर ए मैंने मान लिया, दिस इज वेक्टर ए, अलॉन्ग ओ आर, इसको रिजॉल्व करना है, विच मेक्स एंगल थीटा विद द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। ये तो क्या करेंगे, यहां से ड्रॉ परपेंडिकुलर ऑन द एक्स एक्सिस, एक तो इसके ऊपर हम लोगों ने परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, तो कर लेते हैं हम लोग, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं यहां पर। ये कर लिया हम लोगों ने। ठीक है, ये दे दीजिए पी, और एक ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया हम लोगों ने क्यू, दिस वन इज क्यू। ये जो वेक्टर है हमारे पास यहां तक, दिस इज अ कंपोनेंट along the x axis, तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट OP that is equal to AX, it is the component along the x direction, तो इसको मान लिया मैंने AX के, जैसे, एंड दिस कंपोनेंट ये y की तरफ को है, तो इसको मान लिया मैंने AY के, तो इसका मतलब OQ दैट इज इक्वल टू AY। ये है, अब ये AY है, तो ये भी किसके बराबर आ गया AY, और ये किसके बराबर आ गया AX के बराबर आपके पास आ। मान लो हमारे पास इफ लेट I कैप एंड J कैप are the unit vectors
एक्सिस एंड वाई एक्सिस रिस्पेक्टिवली, या इस साइड को मान लिया आई यूनिट वेक्टर और इस साइड को मान लिया कौन सा, जे यूनिट। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं यहां से, अगर मैं बात करूं किसकी, वेक्टर ए की, ये बात जो कौन सा है आपके पास वेक्टर ए, तो वेक्टर ए अगर ट्रायंगल, इस ट्रायंगल से देखेंगे ए वाई के बराबर, देखो ये आपके पास जैसे फ्रॉम ट्रायंगल कौन सी, ओ पी आर, ये दोनों वन ऑर्डर में और ये अपोजिट ऑर्डर में है, तो हम लोग लिख सकते हैं दैट इज ओ आर इज इक्वल टू ओ पी प्लस पी आर के बराबर। सो ओ आर है वेक्टर ए के बराबर, दैट इज इक्वल टू ओ पी किसके बराबर है, ए एक्स प्लस दिस इज ए वाई। अब ये वेक्टर है, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, वेक्टर ए इज इक्वल टू ए एक्स और इसके साथ लगा दिया मैंने यूनिट वेक्टर प्लस दिस इज ए वाई और यूनिट वेक्टर जे, लेट इट बी नंबर 1, इट बी नंबर 2। तो ये हो गया वेक्टर ए इज इक्वल टू ए एक्स आई प्लस ए वाई जे, ठीक है। अब निकालने ये, इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और इसको बोलते हैं वर्टिकल कंपोनेंट, जिसमें हमने तोड़ना होता है। ये एंगल आ गया थीटा। फिर से इसी ट्रायंगल में देखते हैं हम लोग, अगर मैं बात करूं बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, इसका पता है हम लोगों को, इसका पता नहीं है, एंगल का पता है हम लोगों को, ठीक है। अगेन ओपी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज दैट इज ओ आर, that is cos of theta. This implies that OP that is equal to OR cos of theta. OP किसके बराबर है बेटा आपके पास, AX के बराबर, that is equal to OR A cos of theta. This is known as horizontal component. तो जब भी आप लोग ने कंपोनेंट जिसके साथ एंगल थीटा लगा है उसको तोड़ना है, तो क्या लिखेंगे उसके साथ, ये वेक्टर का मैग्नीट्यूड और साथ में क्या लगा देंगे, कॉस ऑफ थीटा। ये आ गया एक कंपोनेंट आपके पास, रेक्टेंगल कंपोनेंट। आगे पी आर अपॉन ओ आर इज इक्वल टू, ये हो गया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट इज साइन ऑफ थीटा। दिस इज इंप्लाइज दैट पी आर इज इक्वल टू ओ आर साइन ऑफ थीटा। पी आर है ए वाई के बराबर, ए वाई इज इक्वल टू ए साइन थीटा। This is known as vertical component. क्या बोलेंगे इसको, वर्टिकल कंपोनेंट हम लोगों ने बोल दिया। अगेन इसी ट्रायंगल में अगर पाइथागोरस थ्योरम, अब इसका निकालेंगे मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड निकालें तो क्या करें, पाइथागोरस थ्योरम लगा दें यहां पर इसमें, तो ओ आर स्क्वायर इज इक्वल टू ओ पी स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर, ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। सो ए दैट इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर अंडर द रूट, दिस वन इज द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस। डायरेक्शन निकालने हो, tan ऑफ थीटा, tan ऑफ थीटा दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस के बराबर, दैट इज इक्वल टू ए वाई अपॉन ए एक्स के बराबर। अब तोड़ना कैसे है इनको देखते हैं। जैसे मान लो आपके पास
मैं बताता हूँ, एक सिंपल सा एक एग्जांपल लेकर चलते हैं हम लोग। ये हटा दूं मैं। हमारे पास ये कोई सरफेस है, ये एंगल कोई थीटा है, इसके ऊपर कोई ब्लॉक दे दिया है ऐसे, इसके ऊपर वेट लग रहा है ऐसे नीचे की तरफ को, ये एम, इसको मैंने कंपोनेंट में तोड़ दिया। तो यहां से मैं क्या करूं, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूं इसके ऐसे, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ, और एक परपेंडिकुलर मैंने इस साइड पर ड्रॉ कर लिया ऐसे, इस जितना एंगल ये आता है उतना ही एंगल ये आता है, ये दिस एंगल इस थीटा, क्योंकि ये भी इसके ऊपर परपेंडिकुलर है ऐसे नीचे, बिल्कुल सीधा आता है नीचे परपेंडिकुलर भी ऐसे एंड इस तरह। अब इसको तोड़ना है, जिस साइड के साथ एंगल थीटा लगा है उसके साथ क्या लगाया था मैंने, कॉस। तो इस साइड को क्या लिखेंगे, एम जी कॉस ऑफ थीटा। अब दूसरा किस साइड को लिखना है, साइन, साइन लिखना है हम लोगों ने। तो अब ये जो है बीच में आना चाहिए, जिसको तोड़ रहे हैं वो दो कंपोनेंट के बीच में आना चाहिए, ये ध्यान रखना आप लोगों ने, बाहर नहीं। इस साइड को लिखेंगे तो ये हो गया बाहर, तो इसका मतलब दूसरा कंपोनेंट आएगा इस साइड ऐसे। तो इस साइड को क्या आ जाएगा, एम जी साइन ऑफ थीटा। तो जिसके साथ एंगल लगा हो उसके साथ क्या लगाना है, कॉस थीटा, और जिसके साथ एंगल ना लगा हो उसके साथ क्या लगाना है आप लोगों ने, साइन थीटा लगाना है। इस तरीके से आप लोग ये तोड़ दोगे जिसमें कंपोनेंट्स। अभी और सीखेंगे हम लोग बात करते हैं यहाँ पर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर, किसमें, स्पेस में बात करते हैं हम लोग, 3 डायमेंशंस में बात करेंगे हम लोग, इन 3 डायमेंशंस। फिर से वेक्टर ए ही है हमारे पास। तो मैंने क्या किया यहाँ पर, ये थोड़ा सा पैरेलल पाइप मैं यहाँ पर कंसीडर करके चलूंगा। ये x axis, this is y axis, this one is z axis, this is O, this one is P, this one is R, this one is Q, this one is S, this one is T। मान लो कोई वेक्टर A जो है आपके पास वो ये है, वेक्टर A जो है वो ये बना दिया है ए, ये इसको तोड़ना है कंपोनेंट्स, ठीक है। 3 कंपोनेंट में तोड़ना है तो इस साइड को तो आ गया आपके पास AX, जो कि एंगल बना रहा है यहाँ पर अल्फा, ठीक है। इसके साथ दूसरा आ गया ये AY इस डायरेक्शन में, इसने एंगल बना दिया बीटा, और तीसरा आ गया इस साइड को AZ, और इसने एंगल ये बना दिया गामा, ठीक है।
मैं यहाँ से एक वेक्टर और ड्रॉ कर देता हूँ, ये भी ए वाई के बराबर होगा क्योंकि ये बराबर आएंगे, दोनों बराबर हैं, ये और ये साइड, तो ये भी आपके पास ए वाई के बराबर। सो अगर मैं बात करूं इस ए वेक्टर को मैंने तोड़ा यहां पर, तो इन ट्राइंगल कौन सी ओ टी आर, ये दोनों सेम ऑर्डर में या अपोजिट ऑर्डर में, तो मैं लिखूँ यहाँ पर ओ आर इज इक्वल टू दैट इज ओ टी प्लस टी आर। अब ओ टी का पता नहीं है मुझे, तो मैं इस पैरेललोग्राम में देखूंगा। इन पैरेललोग्राम कौन सी ओ पी टी एस, ओ पी टी एस, भाई ये आ गया आपके पास डायगोनल, तो डायगोनल किसके बराबर, उन दो साइड के बराबर आएगा आपके पास, दैट इज ओ टी दैट इज इक्वल टू किसके बराबर बेटा, ओ पी प्लस ओ एस के बराबर। सो देयरफॉर फ्रॉम वन, ये वन है, ये टू, देयरफॉर फ्रॉम वन से बात करें, वन से बात करें तो आपके पास क्या है, ओ आर इज इक्वल टू, ओ टी की वैल्यू रख ली मैंने ओ पी प्लस ओ एस प्लस ये आ गया टी आर। सो ओ आर किसके बराबर है, ए के बराबर, दैट इज इक्वल टू ओ पी ए एक्स प्लस ओ एस ए जेड प्लस टी आर किसके बराबर है, ए वाई। सो ए इज इक्वल टू, मैं इसको ऑर्डर में लिख लूँ, ए एक्स प्लस ए वाई प्लस ए जेड। अगर आई जे एंड के दीज आर द यूनिट वेक्टर्स अलोंग द एक्स वाई एंड जेड डायरेक्शन, तो मैं इसको लिख सकता हूँ, ये नंबर को दे दूँ मैं, दैट इज दिस वेक्टर ए दैट इज इक्वल टू ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के, लेट इट बी नंबर 3। अब फिर से बात करते हैं, ये इस प्लेन में है ऐसे और ये इसके ऊपर ऐसे है, विजुलाइज करें इसको, रूम में होते तो मैं विजुलाइज करा देता आप लोगों को, ऐसे है, इसके परपेंडिकुलर आ रहा है और ये इसके ऊपर तिरछा है, तो इसका मतलब ये परपेंडिकुलर ही आ रहा है, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है आपके पास, ये एंगल जो है आपके पास कितना बन रहा है, 90 डिग्री का बन रहा है, तो मैं पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पर लगा सकता हूँ। सो इन ट्रायंगल ओ टी आर बात करें हम लोग, ओ आर स्क्वायर इज इक्वल टू दिस वन ओ टी स्क्वायर प्लस टी आर स्क्वायर। अब ओ टी का स्क्वायर यहां पर देखते हैं हम लोग, फिर से चलते हैं इस ट्रायंगल में देखते हैं ओ पी टी, ये फिर से आपके पास इस ट्रायंगल में ये हाइपोटेन्यूज है और ये आपके पास इसके ऊपर परपेंडिकुलर बनेगा, ये वाला ओ टी स्क्वायर अगेन इन ट्रायंगल ओ पी टी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू ओ पी स्क्वायर प्लस पी टी स्क्वायर, दैट इज ओ पी स्क्वायर प्लस ओ एस स्क्वायर, पी टी दैट इज इक्वल टू ओ एस। तो मैं लिख सकता हूं फ्रॉम फोर ओ आर स्क्वायर इज इक्वल टू ओ टी को क्या लिख दूं मैं, ओ पी स्क्वायर प्लस ओ एस स्क्वायर प्लस टी आर स्क्वायर। सो ओ आर किसके बराबर है, ए स्क्वायर, ओ पी ए एक्स के बराबर है, ए एक्स स्क्वायर प्लस ओ एस है ए जेड स्क्वायर और टी आर है किसके बराबर, ए वाई स्क्वायर। सो ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस
ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर के बराबर। सो इसका मतलब ए दैट इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड दैट इज ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर अंडर द रूट। अब यहां से करते हैं डायरेक्शन कोसाइंस। डायरेक्शन कोसाइंस, तो डायरेक्शन कोसाइंस निकालते हैं हम लोग। डायरेक्शन कोसाइंस कैसे निकालें हम लोग? डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ वेक्टर cos of alpha ax over b. This implies that ax is equal to a cos of alpha. दूसरा cos of बीटा a y upon a के बराबर आ जाएगा, that is a y is equal to a cos of b. और थर्ड वन cos of gamma is equal to a z upon a. This implies that a z is equal to a cos of gamma. So here cos alpha, cos beta and cos gamma, these are known as a direction cosine. इन सभी की वैल्यू को अगर मैं इस इक्वेशन में रख दूं, ये वाली a स्क्वायर वाली में, तो मेरे पास क्या आ गया? a स्क्वायर इज इक्वल टू a x स्क्वायर। a x स्क्वायर मतलब a cos of alpha का स्क्वायर प्लस a y स्क्वायर मतलब a cos of बीटा का स्क्वायर प्लस a cos of गामा का स्क्वायर। तो मेरे पास क्या आ गया? दैट इज a स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर cos स्क्वायर अल्फा प्लस a स्क्वायर cos स्क्वायर बीटा प्लस a स्क्वायर cos स्क्वायर गामा। So a square is common, cos square alpha plus cos square beta plus cos square gamma. So a square से a square कैंसिल आउट, तो मेरे पास बच गया cos square alpha plus cos square beta plus cos square gamma, that is equal to 1. It means that sum of the squares of the direction cosines of the vector is always unity. कितना आएगा? always a unity के बराबर है। ठीक है, अब हम लोग अगर निकाल के चले यहाँ पर, that is the unit vector in space. पहले छोटा सा क्वेश्चन करते हैं, फिर उसके बाद चलते हैं हम लोग। ठीक है, देखो यहाँ पर इसका सीखने का मतलब यही है कि अगर मान लो आपके पास वेक्टर ए इस तरीके से दे रखा है, ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के, तो अगर इसका मैग्नीट्यूड हमें निकालना है, ए निकालना है, तो सिंपली क्या करो, इसके जो भी मैग्नीट्यूड दिए गए हैं उनका स्क्वायर ले लो, स्क्वायर का सम लेकर के उसका स्क्वायर लेते हैं। जैसे मान लो आपके पास क्या दे रखा है कि दैट गिवन दैट वेक्टर ए इज इक्वल टू 2i प्लस 4j माइनस 5k। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड इट्स डायरेक्शन कोसाइंस। दो चीजें निकालनी, मैग्नीट्यूड निकालना और इसके डायरेक्शन कोसाइंस निकालना। तो मैग्नीट्यूड निकालना है तो बेटा इसमें क्या करो, मैग्नीट्यूड निकालने के पहले ए का मैग्नीट्यूड दैट इज 2 स्क्वायर प्लस, देखो पहले अगर मैं इसके साथ कंपेयर करूं, देखो ए एक्स 2 के बराबर, ए वाई 4 के बराबर, ए जेड माइनस 5। ठीक है, इसका स्क्वायर करना है तो ए किसके बराबर, ए एक्स स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर 4 का स्क्वायर, ऐसे प्लस ए जेड स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर अंडर द ऐसे। सो ए दैट इज इक्वल टू 4 प्लस 16 प्लस 25 अंडर द, कितना आ गया आपके पास, दैट इज 45 अंडर द।
ये हो। अब डायरेक्शन कोसाइंस निकालेंगे। कॉस ऑफ अल्फा ए एक्स ओवर ए एक्स कितना है 2 अपॉन √45। ऐसे निकालेंगे क्या, कॉस ऑफ बीटा ए वाई अपॉन ए वाई कितना है 4 अपॉन √45। ऐसे क्या निकालेंगे, कॉस ऑफ गामा ए जेड अपॉन ए जेड कितना है -5, तो यहाँ पर माइनस आएगा, -√5 अपॉन 4। इस तरीके से आप लोगों ने कहा। ठीक है, अब निकालते हैं हम लोग क्या, यहाँ पर एक चीज निकालेंगे अब हम लोगों ने, दैट इज द पोजीशन वेक्टर इन द स्पेस एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इन द स्पेस। पोजीशन वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट। पोजीशन वेक्टर निकालते हैं इन स्पेस एंड डिस्प्लेसमेंट। मान लो हमारे पास ये है कोऑर्डिनेट सिस्टम, हम लोग मान के चलते हैं एक XYZ, ये मान लिया, दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस, दिस इज z एक्सिस, दिस इज origin O. Let a particle is moving in a space and at any time it is at point P. किसी टाइम t के ऊपर ये पॉइंट P के ऊपर है जिसके कोऑर्डिनेट है x, y and z, and at time P is position vector that is R. R आ गया आपके पास, तो मैं लिख सकता हूं उसका पोजीशन वेक्टर R एट टाइम T। पोजीशन वेक्टर किसके बराबर आ गया, दैट इज xi प्लस yj प्लस zk। ऐसे लिखना है क्योंकि 3 कोऑर्डिनेट आ रहे हैं, तीनों लिखने हैं हम लोगों ने। अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड निकालूं तो मैग्नीट्यूड क्या जाएगा, x² प्लस y² प्लस z² इंटर। ये पहले। अब मान लो किसी टाइम t1 के ऊपर, एट टाइम t1 इट रीचेस एट Q के ऊपर पहुंच गए यहां पर, और इसके कोऑर्डिनेट आ गए x1, y1 और z। ये आ गया, और इसका पोजीशन वेक्टर मैंने मान लिया R। तो इसका पोजीशन वेक्टर आ गया R1 आपके पास किसके बाद, x1i प्लस y1j प्लस z1k। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ इसका, डिस्प्लेसमेंट हुआ P से Q तक, ये आ गया डिस्प्लेसमेंट, और इसको मैंने कर दिया डेल्टा R से P से। सो डिस्प्लेसमेंट इन टाइम इंटरवल कितना है, t1 माइनस t इज pq। सो इन ट्रायंगल OPQ अगर देखूं मैं, ये दोनों तो है सेम ऑर्डर में और ये आ गया अपोजिट ऑर्डर में, इसका मतलब OP प्लस PQ दैट इज इक्वल टू OQ के बराबर। निकालना क्या है, मैंने PQ निकालना है। सो PQ दैट इज इक्वल टू OQ माइनस OP के बराबर। PQ किसके बराबर है, डेल्टा R के बराबर। OQ किसके बराबर है, R1 के बराबर माइनस OP R। वैल्यू रख दें इसकी। सो डेल्टा R इज इक्वल टू x1i प्लस y1j प्लस z1k माइनस xi प्लस yj प्लस zk दिया। सो डेल्टा R इज इक्वल टू i
जे और के कॉमन ले ले वेक्टर, तो x1 माइनस एक्स आई प्लस y1 माइनस वाई जे प्लस z1 माइनस जेड के, ये डिस्प्ले। अगर मैं मैग्नीट्यूड निकालूं इसका तो स्क्वायर कर लो आप लोग। मैग्नीट्यूड निकालें तो डेल्टा आर का मैग्नीट्यूड दैट इज x1 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस y1 माइनस वाई का स्क्वायर प्लस z1 माइनस जेड का स्क्वायर अंडर द। इस तरीके से आप बनेंगे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो है वो निकालना स्पेस में, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एप्लीकेशंस लेकर के चलेंगे रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर की, तब तक आप लोगों ने नहीं करना है, ठीक है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।